let's take up 2 or 3 important terms. First is Z effective. ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर। ये कर लिया था? नहीं सर। नो सर। No, sir. Effective number of atoms in a unit cell. ठीक है? तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूं। मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां पे होते हैं? कॉर्नर्स। Corners पे. कॉर्नर्स पे। तो जब हम कहते हैं एटम है कॉर्नर पे, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है कि एटम का न्यूक्लियस कॉर्नर पे है, ठीक है? भाई एटम तो पूरा ऐसा एक स्फीयर है ना, करेक्ट? Yes, sir. एटम का न्यूक्लियस कॉर्नर पे है। तो इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है और कितना पार्ट बाहर है? 1/8। 1/8 पार्ट अंदर है, बाकी बाहर है। ये सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है। तो अब इसका Z इफेक्टिव जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? भाई सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स में एटम्स हैं, करेक्ट? और हर एक एटम का 1/8 बस क्यूब के अंदर है। तो इफेक्टिव नंबर कितना हो गया एटम्स का जो इस क्यूब के अंदर है? 1. 1। समझ में आया? यस Yes, sir. सर पीरियोडिक में भी हमने जेड इफेक्टिव, क्या? सर पीरियोडिक में जो हमने जेड इफेक्टिव किया था वो अलग, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, Z स्टार। जेड स्टार, यस। तो Z इफेक्टिव समझ में आया? Yes, sir. सर एक बार सर स्लाइड। वो 1/8 अंदर बार नहीं समझा। 1/8 अंदर है, ये नहीं समझा? कोई समझा पाएगा इसको? 1/8 अंदर है। सर वो 8 अलग अलग यूनिट सेल से कनेक्ट है। 8। वेरी गुड। किसका डाउट था ये? सर मेरा, बट सर वो अंदर कैसे है? मतलब 8 वर्टाइसिस है वो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो अंदर कैसे है? 8 वर्टाइसेस नहीं, हर में देखो, एक ये क्यूब है, यस। ये उसका टॉप व्यू है, मतलब बाकी क्यूब इसके नीचे है, ठीक है? हाँ एक इसके बगल में भी होगा क्यूब, हाँ यस एक यहाँ होगा, यस। एक यहाँ होगा। अब यहाँ इस कॉर्नर पे जो एटम है वो इन चारों क्यूब में पार्ट ले रहा है, यस। और नीचे के 4। और इसके ऊपर के 4। अच्छा। भाई ये नीचे का पार्ट तो ऐसा है, ये हाँ ऐसे। मतलब मैंने इसको टॉप समझा। हाँ तो उसको टॉप समझा, तो इसके ऊपर और 4 आएंगे ना। इसको अच्छा अगर यस। बॉटम समझोगे तो नीचे 4। हाँ हाँ बराबर। तो कोई भी एक एटम 8 क्यूब का हिस्सा है ना, हाँ यस तो हर क्यूब को अपना 1/8 देगा। यस में आगे यस यस। अगली टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है?
fraction of volume occupied by atoms in a unit cell. ठीक है, तो अगेन सिंपल क्यूबिक का अगर एग्जांपल लो, या पहले पैकिंग फ्रैक्शन का एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा, Z इफेक्टिव इनटू एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सही है, करेक्ट? यस सर। तो अब चलो सिंपल क्यूबिक का एग्जांपल लेके करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स का है कॉर्नर पे, वर्टिसेस। तो भाई कोई भी दो एटम्स जो होंगे कॉर्नर पे, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो अगर मैं एटम का रेडियस r मानूं और इस क्यूब की एज लेंथ a मानूं, तो ये एक रिलेशन है इनमें। Yes, sir. तो निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगा, Z इफेक्टिव 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, और a को 2r रख देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया π/6 विच इज रफली 52%। मतलब सिंपल क्यूबिक में 52% स्पेस एटम से ऑक्यूपाइड है और 48% जगह खाली है। ठीक है, Yes, sir. कर तो लिया। 52% के एटम से ऑक्यूपाई है। हाँ, चले आगे। So 1 minute. Done, sir. और अगली चीज देखते हैं जरा, डेंसिटी। अब एक सॉलिड में सारे यूनिट सेल तो सेम है, करेक्ट? तो जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, करेक्ट? Yes, sir. सही है। और एक यूनिट सेल की क्या डेंसिटी होगी? सर हमें डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ एटम्स करना चाहिए ना, टोटल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ना। यस सर। सर मैं ऊपर वाले फर्स्ट इसमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और अगर हमें पूरे इसके चाहिए तो इनटू नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल। एक गिलास पानी की डेंसिटी मैंने तुम्हें दी, मान लो है, ठीक है? यस। तो 10 गिलास पानी की डेंसिटी 10x होगी। यस सर। एक गिलास पानी की डेंसिटी x, तो 10 गिलास पानी की डेंसिटी 10x। कौन था भाई? कौन पूछ रहा था ये? यस सर। क्या युवराज समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी यस सर, समझा। तो एक यूनिट सेल का वो मास क्या होगा, Z इफेक्टिव उसमें नंबर ऑफ एटम्स होगा इनटू मास ऑफ वन एटम, हो जाएगा मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, करेक्ट? समझ में आई ये तीनों टर्म्स?
Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Sir, 1 minute. सही लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई? भाई एक यूनिट सेल का मास क्या होगा, उसमें जितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास। एक हाँ सेल में कितने एटम्स होते हैं, जेड इफेक्टिव, और एक एटम का मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा ओके ठीक है हाँ। चलो अब जरा खुद से कुछ एक दो अटेम्प्ट करो। तो पहले तो फाइंड Z effective of and packing fraction of face centered cubic and body centered cubic। और फिर बुकलेट ओपन करो, बुकलेट है ना सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. उसमें सब्जेक्टिव असाइनमेंट करके एक एक्सरसाइज है, उसका प्रॉब्लम 1 2 9 11 13। चलो करो जरा ये प्रॉब्लम।
हो गया कंप्लीट? सर लास्ट 2 प्रॉब्लम बाकी है। करो जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एफसीसी और बीसीसी का जेड इफेक्टिव कितना आया? 4 एफसीसी पर, बीसीसी का 2। एफसीसी का जेड इफेक्टिव 4 और बीसीसी का 2। करेक्ट, ये सबको आ गया है। यस सर। इसमें किसी को तो एफसीसी का बता सकते इसका एफसीसी का सर बीसीसी। अच्छा, मतलब दोनों ही करने हैं। ठीक है, देखो एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे एंड फेस कॉर्नर और और फेस सेंटर स्पेस सेंटर। फेस सेंटर। कॉर्नर पे 8 एटम है यस और कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 यार कॉर्नर एटम का भी कंट्रीब्यूशन लिखाया है, 1/8 1/8. 1/8 होता है। करेक्ट। यस तो 8 कॉर्नर एटम्स का टोटल कितना हो गया? 1 1। एक क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? 6. 6 6 फेसेस। और हर एक फेस कितने क्यूब में कॉमन होगा? 2 तो फिर 2 क्यूब्स में कॉमन होगा ना एक फेस। यस करेक्ट। हाँ तो हर क्यूब में वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2. हाफ। तो 6 फेसेस फेस सेंटर्स का हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 6 3. 6 into half, that is 3.
Yes. तो 3 at face centers, 1 at corner, टोटल कितना हो गया? 4. 4. समझ में आ गया? Yes. Thank you, sir. और बॉडी सेंटर क्यूबिक में सिमिलरली 8 कॉर्नर एटम्स कंट्रीब्यूटिंग 1/8, और जो बॉडी के सेंटर पे है वो तो पूरा क्यूब के अंदर ही है, करेक्ट? तो 1 यूनिट। तो उसका 1, तो टोटल कितना हो गया? 2। एफसीसी में 8 कॉर्नर इंटू 1/8, 6 फेस सेंटर्स इंटू हाफ, टोटल 4। बीसीसी 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, 1 बॉडी सेंटर इंटू 1। जेड इफेक्टिव दोनों का समझ में आ गया? बोलो यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड। आइए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकाले, Yes, sir. कितना आया? Packing fraction in BCC is 68% and packing fraction in FCC is 74%. वेरी गुड, ये निकाल लिए। इनको करना है डिस्कस। नो सर। चलो फिर अब एक बुकलेट। बार सर पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस कर सकते हो? मुझसे सर कुछ मिस्टेक होती है। तुम बताओ तुमने क्या किया, मैं तुम्हारी मिस्टेक बताऊंगा। बीसीसी का बताओ तुमने कैसे किया। Z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यूनिट सेल वॉल्यूम। 1 मिनट, जेड इफेक्टिव कितना रखा? सर Z इफेक्टिव 2। नीचे क्या रखा? सर नीचे A क्यूब और A इज इक्वल्स टू 2R। हाँ, अब यहाँ पे तुमने गलती की। ए को 2R कहां से लाए भाई? अब तुम सिंपल क्यूबिक वाला रिजल्ट थोड़ी यूज कर लोगे। ओ यस सर। क्यूबिक में केवल कॉर्नर पे एटम्स थे, वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। अब अगर कॉर्नर वाले एटम्स ने एक दूसरे को टच करा तो तुम बॉडी सेंटर पे एक एटम रख ही नहीं पाओगे। यस सर यस। तो अब ये देखो, अब कैसे डिस्कस करोगे? ये एक बॉडी डायगोनल है, यस सर। इसके यहाँ कॉर्नर पे एक एटम होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे होगा और एक एटम ये सेंटर पे होगा। तो अब क्या है, कॉर्नर वाले 2 एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, वो जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ना, वो सबको टच करेगा, करेक्ट? यस सर। तो इस पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है। यस सर। तो दिस विल बी इक्वल टू 4R। यहाँ पे ये रिलेशन होगा। ओके सर। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 4R बाय √3 का क्यूब, और ये सॉल्व करके तुम्हें आएगा √3 पाई बाय 8 विच इज रफली 68%। इसी तरह एफसीसी का अगर डिस्कशन करोगे तो एफसीसी में फेस डायगोनल के अबाउट एटम्स टच करेंगे एक दूसरे को, तो यहां रिलेशन होगा √2a इज इक्वल टू 4R। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 2√2R क्यूब, which on solving will give you pi by 3√2, which is roughly 74%. हो गया क्लियर पैकिंग फ्रैक्शन? यस सर थैंक यू। चलिए अब बुकलेट की प्रॉब्लम्स में आते हैं। बताओ बुकलेट की प्रॉब्लम्स फर्स्ट सेकंड हो गई सबसे? यस सर। Yes, sir. 9th से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
देखो जो 9th जिस कैटेगरी का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है सॉलिड स्टेट में। नेबर काउंटिंग हमसे बहुत पूछी जाएगी एग्जाम में, करेक्ट? दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, तो 9th में हमसे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नेबर्स के बारे में डिस्कशन कराया, नेबर काउंटिंग करनी है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कहां कहां पे हैं? 8 corners and 1 in center. 8 कॉर्नर्स पे और एक बॉडी सेंटर पे। किसके नेबर्स तुम्हें काउंट करने हैं? सर जो बॉडी सेंटर पे है उसके नेबर्स काउंट। चलिए, तो बॉडी सेंटर वाले एटम को मैंने अपना रेफरेंस एटम माना। अब इसके नेबर्स मुझे काउंट करने हैं। तो इसका क्लोजेस्ट नेबर, इससे सबसे पास कौन है? सर जो 8 कॉर्नर के एटम्स होंगे वही उसके पास। जो कॉर्नर वाले एटम है वो इसके सबसे पास है। यस सर। वो तो समझ में आ रहा होगा सबको। यस, यस सही है। तो यस फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर्स कौन से हैं? ये जो कॉर्नर पे है, करेक्ट? यस सर। ऐसे कितने एटम्स हैं? 8। 8 है। कितने डिस्टेंस पे हैं? a/√2 a/√2। √3/2 भाई बॉडी डायगोनल का आधा है ना? हाँ सर बरोबर। Yes. √3a/2 सही है। यस सर। अब पूछा है सेकेंड क्लोजेस्ट। सेकेंड क्लोजेस्ट कौन है? सर दूसरे बॉडी सर जो दूसरा यूनिट सेल मतलब होगा उसमें जो बॉडी सेंटर का side- होगा वो सेकंड क्लोजेस्ट हो जाएगा। भाई इस क्यूब की तो कहानी खत्म हो गई। यस सर। करेक्ट। तो अब मुझे अगला क्यूब ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। इस क्यूब में तो और कुछ दिखेगा नहीं। सर हमें क्लोजेस्ट से बॉडी सेंटर वाला ही चाहिए, बीच वाला से, या हम वर्टाइसिस वाला नहीं बोल सकते? क्या? सर हम दूसरे वर्टाइसिस वाला नहीं बोल सकते, क्लोजेस्ट वाला? एक्सिस वाले से भी कर सकते थे। तुमने मैंने पूछा था तो तुम लोगों ने तो कहा कि सेंटर वाले का कर दो। हाँ इसी, यस सर, इसी इस दोनों का साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। इसी से भी करो, आंसर सेम आएंगे। यस सर। तो नेक्स्ट तुम कह रहे हो सेकंड वाला ये वाला एटम ले लें, करेक्ट? सही है ना? यस है। ये कितने डिस्टेंस पे है हमारे रेफरेंस एटम से? 8 ए डिस्टेंस पे। और ऐसे कितने हैं? 6 ये देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? इस विजुअलाइजेशन में किसी को दिक्कत हो तो बोलो।
क्लियर है सबको? यस Yes. सर। अब मैं फिर एक सवाल और पूछता हूँ जो बुकलेट में नहीं पूछा है। अब मुझे जरा थर्ड क्लोजेस्ट भी बता दो, रूट 3 है, कितने हैं और किस डिस्टेंस पे? 4 है और रूट 3 है। दोनों 24 है। बहुत संभाल के करना ये कैलकुलेशन, इसीलिए ये जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप में बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम बनेगा और लोग बहुत गलतियां करेंगे। फिर सोच लो, आई एम गिविंग 1 more minute बिफोर टेलिंग द आंसर। सोच लिया सबने? सर 4 होंगे। Yes. sir. चार 4 कितने डिस्टेंस पे? A plus root 3 by 2. a प्लस रूट 3a/2 मतलब रूट 3 हो गया रफली 1.73 प्लस 2 3.73 अपॉन 2, ये कह रही है। Yes, sir. सर 24 होंगे। यस 24। Yes, sir. 24. 24 होंगे कितने डिस्टेंस पे? रूट 10a/2। रूट 10a/2। और कोई डिफरेंट आंसर के साथ? भाई तुम लोग पाइथागोरस ढंग से नहीं लगा पा रहे हो, मुझे ये 24 रूट 10 पे कैसे निकाला यार? एक बार चेक करोगे जरा वो कैलकुलेशन रूट 10 वाली? हाँ सर रॉन्ग है। होंगे ना? कितने पे है? यही वाला कह रहे होगे ना 24 के लिए? हाँ यस सर। यस क्या जरा आर से डिस्टेंस कोई मुझे ढंग से बता सकता है? √11/2 है। √11/2 है। ठीक है। सर रेड वाला क्यों Yes. लेंगे? थर्ड भी तो ड्रॉ करके कर सकते हैं सर। तो मैंने अभी कुछ लिया नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों के आंसर सुन रहा हूँ। और देखो एक क्यूब मैं यहां और बना सकता हूं। सर तो क्लोजेस्ट में 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, क्यों परेशान? और यहाँ सेंटर पे एक एटम, इसका आर से डिस्टेंस कितना है? रूट 3 है। ये रूट कम ऑन, ये ये रूट 2 ये A कितना? root 3. ये डिस्टेंस कितना है? ए ए। A. ये डिस्टेंस कितना है? ए A. A. यार ये कितना होगा? अब ये पाइथागोरस भी टू है। A root. ए √2 होगा ना? Yes. Yes. यस सर। तो a√2 छोटा नंबर है कि √11a/2 छोटा नंबर है? इन दोनों में छोटा कौन है? ए रूट 2। a√2। तो r के ज्यादा पास कौन आता है एटम है? ग्रीन वाला कि रेड वाला? ग्रीन। ग्रीन। तो थर्ड क्लोजेस्ट नेबर कौन होगा? ग्रीन वाला कि रेड वाला? ग्रीन। ग्रीन। कितने होंगे? 8 4। देखो इसका आंसर तो तुम्ही को सोच के बताना है, और आई एम वेटिंग टिल एनीबॉडी टेल्स मी द करेक्ट लॉजिक ऑफ फाइंडिंग दिस आंसर। 4 जो लोग बोल रहे हैं वो लॉजिक क्या लगा रहे हो? 4 का एक्स वाई जेड, ऊपर नीचे आगे पीछे, कुछ तो लॉजिक लगा रहे होगे ना 4 देखने का, वो मुझे समझाओ।
बोलो। सर 8 हो सकता है। 8 होगा 8। लॉजिक की बात करो बेटा, ये तो एक लैटिस है, हम लोग को तो बहुत सारी लैटिसेस पढ़नी है। एक एज को टच कर दो एक क्यूब बनेगा। ये वेरी गुड, ये लॉजिक बिल्कुल सही लिया है कि भाई जो आर एटम जिस क्यूब में है और जो मेरा थर्ड क्लोजेस्ट नेबर जिस क्यूब में है, उनके बीच ये वाली एज कॉमन है। यस सर। तो हमारा जो मेन क्यूब था उसमें हर क्यूब में एज कितनी होती है? 4। यार एज 12 होती है एक क्यूब में। एक एज ये हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी हुई, ऐसे ही 4 ऊपर हुई, 8 हो गई, और फिर ये 4 एजेस, 12 एजेस हैं क्यूब में। Yes, sir. यस। और हर एज के साथ ऐसा एक कॉमन क्यूब बनेगा, तो टोटल कितने हो गए? 12 एट डिस्टेंस ऑफ √2। समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत केयरफुली करनी है नेबर काउंटिंग। चलें आगे। यस। Yes, sir. सर जस्ट अ सेकंड। चलो फिर एक और चांस देते हैं तुम लोगों को। अब बताओ, देखें अब कौन ढंग से इमेजिन कर पा रहा है। सर ये टाइम √11 a/2 है। नंबर और डिस्टेंस दो चीजें बोलनी है। सर 24 और √11 a/2। 24 √11 a/2। सर 48 आ सकता है क्या? भी आ सकता है, नंबर 100 के ऊपर भी आ सकता है। 48 किसने डिस्टेंस पे? वो ही √11/2। 11। चलो, एनीबॉडी एल्स? तुम लोग लॉजिक से काम नहीं कर रहे हो, रैंडमली कर रहे हो। √3a। √3 कितने? 12। 12 एट √3। नहीं सॉरी 8। सर √3a के तो 4 हो गए ना। करेक्ट आंसर आ गया है तो लिख देते हैं 8 एट √3। ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो कहाँ होगा? डायग्राम ड्रॉ करें। देखिए हाँ सर, इसी ड्राइंग। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस क्यूब को आगे लो, यहाँ एक क्यूब रखा होगा। यस। Yes, sir. इस क्यूब के सेंटर पे जो एटम है उसका यहाँ से डिस्टेंस r से कितना होगा? √3a. √3 है। और इन दोनों क्यूब्स के बीच कॉमन क्या है? ये कॉर्नर। Yes, sir. एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 corners. 8 कॉर्नर। तो कितने ऐसे बनेंगे? 8.
8 हो गए? Yes. तो आई होप अब नेबर काउंटिंग समझ में आ गई। सर बट √11 a/2 तो कम है ना √3 से। भाई √3a को मैं लिख सकता हूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज, हाँ यस यस 11a/4 is less than 3. करेक्ट। भाई गलत है ये, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। 24 है ये, I made a small calculation mistake at √11a/2. फिफ्थ क्लोजेस्ट है वो, फिफ्थ क्लोजेस्ट 8 at √3. ठीक है? √3 is a bigger number than √11/2. Yes, sir. #24 क्लियर है? यस सर। वो सर आप एक बार 24 वाला समझा सकते हो? 24 क्यों होगा? यस सर, उस साइड वाले लॉजिक से साइड। 24 वाला देखो, लॉजिक से देखो, हमारा रेफरेंस क्यूब, जिस हमारा रेफरेंस एटम जिस क्यूब में है और जिसमें रेड वाला एटम है जो उसका थर्ड क्लोजेस्ट नेबर है, उन दोनों क्यूब के बीच क्या कॉमन है? क्या कॉमन है उन दोनों के बीच? ये 4 वर्टेक्स। ये फेस कॉमन है, करेक्ट? यस और नो? दिख रहा है कॉमन फेस? Yes, Yes, sir. sir. और एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 feet. 6 फेस। तो हर एक से ऐसा एक कॉमन क्यूब होगा, करेक्ट? Yes, sir. और इस क्यूब में इस तरह के रेड एटम कितने हैं? 4। 6 into 4, 24. 6 into 4 20। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। तो 9th प्रॉब्लम होगी। घर में और सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इनके लिए भी इस तरह की प्रैक्टिस करना, ठीक है? Yes, sir. 11th वाला हो गया। इलेवेंथ वाला हुआ कि नहीं हुआ? आंसर मैच नहीं करता। आंसर नहीं मैच कर रहा। 11th वाले में क्या हमें गिवन है? आयरन 2 तरीके की लैटिस बना रहा है, कभी बीसीसी लैटिस बना रहा है और कभी एफसीसी लैटिस बना रहा है, और हमें दोनों टाइप के लैटिसेस में उसकी डेंसिटी कंपेयर करनी है। अब आयरन को कोई भी लैटिस बनाए, क्या आयरन का मोलर मास चेंज होगा क्या? नहीं। और आयरन के एटम का रेडियस चेंज होगा क्या? नहीं। यूनिट सेल की एज लेंथ चेंज होगी क्या? Yes. वो चेंज होगी, और जेड इफेक्टिव चेंज होगा, करेक्ट? Yes, sir. तो चलो भाई अब सीधे सीधे डेंसिटी का एक्सप्रेशन लगा ले। डेंसिटी में जो चीजें चेंज हो रही हैं वो हमें मालूम है, जो नहीं चेंज हो रही हैं वो मालूम है, तो उनका रेशियो निकालना है। रेशियो के ही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ एफसीसी क्या होगा? बीसीसी का जेड इफेक्टिव 52 into 56 by Na
अपॉन 4r/√3 का क्यूब, सही है। FCC का 4, 56 Na बाय 2√2r का क्यूब। अब कर लोगे, Na, r और 56 ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, कर लोगे आगे अब? Yes, sir. यस सर। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स सेम है तो फिर एज लेंथ भी अलग होगी ना? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर कभी भी क्या होगा, 2r। भाई नियरेस्ट नेबर तो सॉलिड स्टेट में हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे ना, हाँ यस। तो नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2r होगा। वो सेम है, मतलब वही बता रहा है प्रॉब्लम तुम्हें कि r सेम रहेगा, करेक्ट। यस। चलिए अब आ जाते हैं 13th प्रॉब्लम में। वो भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की। जिसमें हमें वॉइड ढूंढना है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम कॉर्नर पे है और बॉडी सेंटर पे है, करेक्ट। तो इस पैकिंग में खाली जगह कहां कहां, बताओ। यहाँ पे एटम है, मैं एटम का बस सेंटर मैं एटम का सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूं, so that diagram remains clean. तो अब मैं पूछ रहा हूं खाली जगह इसमें कहां कहां दिख रही है आपको? फेस सेंटर पे सर। फेस सेंटर पे एक दिख गई, और कहीं दिख रही है? एज सेंटर। एज सेंटर। दो जगह खाली दिख रही है, एक तो दिख रही है ये वाली जगह, करेक्ट, और एक दिख रही है ये वाली जगह। एज सेंटर वाली जो खाली जगह दिख रही है, वहां पे कितनी जगह खाली है? कुछ नंबर बता सकते हैं? 12। अरे नंबर का मतलब बेटा ए और आर की टर्म्स में कुछ वैल्यू बता सकते हो? यहाँ भाई इतनी खाली, a-a√3/2। यहाँ पे a-2r जगह खाली है, करेक्ट। यस। भाई पूरे क्यूब की यूनिट एज लेंथ ए है और उसमें 2r तो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो a-2r खाली है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एटम रखना है तो उसका मैक्सिमम रेडियस मैं कितना रख सकता हूँ, बताओ। a/2 - r। इसका हाफ, तो r डैश में यहाँ इतना रख सकता हूँ। अग्रीड ऑन दिस स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. अब इसी तरह फेस सेंटर पे आ जाओ। यहाँ पे जो जगह खाली है, कितनी जगह खाली है? बताओ। a√2 - 2r। √2a-2r। यस। Yes. a/2 - r भी बोल सकते हैं। कैसे? फेस मतलब बॉडी सेंटर के एग्जैक्ट सेंटर से। वेरी, यही मैं तुमने रिकॉग्नाइज किया, दिस इज वेरी। देखो इसमें अभी गलती क्या क्या करते हैं हम लोग, हम यहां से देखें इस डायरेक्शन से, या इधर से चलो, इस डायरेक्शन से देखें तो कितनी जगह खाली है? √2a - 2r, सही है।
Yes, sir. लेकिन इस डायरेक्शन से अगर देखें तो कितनी जगह खाली है? तब a-2r खाली है। Yes. अब अगर हमें स्फीयर रखना है, स्फीयर तो हर डायरेक्शन में होता है, करेक्ट? Yes. तो अगर यहां हमें स्फीयर रखना है तो हम कितने मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर रख पाएंगे? यहाँ भी हम मैक्सिमम a-2r/2 का ही रख पाएंगे, उससे बड़ा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल एटम्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. तो चाहे फेस सेंटर पे रख लो और चाहे एज सेंटर पे रख लो, तो मैक्सिमम कितने रेडियस का एटम रख पाओगे? a-2r/2। मतलब इसको और सिंपल वर्ड्स में हम आगे लिख सकते हैं, a को 4r/√3 रख दे तो 2/√3 -1 टाइम्स r, करेक्ट? तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्रॉब्लम का। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि अगर सारे ऐसे वॉइड्स भर दिए तो पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? ब्लू वाले कितने एटम्स हमने रखे हैं? ब्लू वाले एटम्स का Z इफेक्टिव कितना है? 2, करेक्ट? Yes, sir. उनका रेडियस हो गया r, हाँ, और ऑरेंज वाले कितने एटम्स होंगे? ऑरेंज वाले एटम्स कहाँ रखे हैं हमने? Sir, 18 होंगे। 8 मिनट स्लोली काउंट करते हैं। ऑरेंज वाले कहाँ रखे हैं? एज सेंटर पे रखा है पहले। Yes, sir. एज सेंटर्स कितने होते हैं? 12. 12। और एज सेंटर पे अगर एटम रखा तो इसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है? 1/4. 1/4। तो इफेक्टिव कितने आए? और फेस सेंटर्स कितने होते हैं? 6, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. उनका कितना पार्ट क्यूब के अंदर होता है? 1/2। एच का 1/4 कैसे? एच 4 क्यूब में कॉमन है, हाँ यस सर, ठीक है। और फेस कितने क्यूब्स में कॉमन है? 1/2। 2 में, तो हाफ। तो फेस सेंटर्स का इफेक्टिव कितना आया? 3। और एज सेंटर्स का इफेक्टिव कितना आया? 3। तो ओवरऑल कितना हो गया? 6. 6। तो ऑरेंज वाले 6 और उनका रेडियस 4/3 पाई r डैश, और उसको r की टर्म्स में लिख के ठीक है, अपॉन 4r/√3 का क्यूब। सही है? यस। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। So, हाँ बोलो।
So we assume that we are keeping it मतलब दोनों जगह एज सेंटर एंड फेस सेंटर पे रख रहे हैं ना, बट मतलब शुडंट बी इंश्योर कि मतलब दोनों ओवरलैप नहीं होंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों बिल्कुल अलग अलग है. ओके. सो आपने कैसे बोला सर, समझा नहीं मतलब. उनके बीच तो वो ब्लू वाले एटम्स आएंगे ना. वो कैविटीज किसके बीच है? ब्लू वाले एटम्स के बीच है ना. हाँ सर. तो फिर वो आपस में एक दूसरे के आसपास आ ही नहीं पाएंगे. यस सर देखा. सर इस दोनों जेड इफेक्टिव को ऐड कैसे कर दिया? ये दोनों का रेडियस सेम ही है, तो सेमी टाइप के एटम रखोगे ना दोनों जगह. अच्छा हाँ ठीक. अलग अलग लिख लो. एक बार लिख लो 3 इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और फिर लिखो 3 इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब. तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ ये समझा. ये क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे. यस सर. तो एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, वो करो. एक प्रॉब्लम लिखो. ठीक है.
चलो करो ये मेरा। सर क्वेश्चन का स्टार्टिंग दिखाइए ना।
आया आंसर? यस सर। बोलो। फर्स्ट का CU8 AG6 AU13। एक सेकेंड। EU3 AG12 AU11। सर एज निकालने से वो फेस सेंटर भी निकल जाएगा क्या? क्या? एज अगर हम लोग निकाल देते हैं तो वो साइड का फेस सेंटर भी निकल जाता है। भाई एज निकालेंगे तो एज पे जितने एटम है वो निकलेंगे। अच्छा सिर्फ वो ही निकलेंगे ना मतलब? यस। ओके। So CU AG3 AU4। AG3 AU4। हाँ सोमेटर में Yes, sir. कर लिया तुमने? स्टार्ट करें क्या डिस्कशन? सर लास्ट पार्ट बाकी है। कर लो, 2 मिनट और आए बोलिए। फिर सेकंड में CU AG AU2 आ रहा है। आंसर अभी मैं डिस्कस करूंगा तब चेक करना, अपने मैच करना, ठीक है? Done. डन? चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो एटम्स कहाँ कहाँ, पहले उनकी लोकेशन देख लें। कॉपर कॉर्नर पे है, ठीक है? सिल्वर फेस सेंटर पे है। कॉपर है कॉर्नर पे, कॉर्नर होते हैं 8। सिल्वर है फेस सेंटर पे, फेस सेंटर होते हैं 12। गोल्ड है एज सेंटर पे, एज सेंटर सर सिल्वर 6 होंगे ना, 6 फेस सेंटर 6। फेस सेंटर पे। गोल्ड है 12 एज सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर पे, ठीक है? क्लियर? Yes. यस सर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। फेस सेंटर का हाफ। by 2। 1/2। एज सेंटर का 1/4। तो ये टोटल हो गया 1, ये टोटल हो गया 3, ये टोटल हो गया 4। तो पहला आंसर तो हो गया CU AG3 AU4। ये चेक करो, मैच हो रहा है? यस सर। यस अब तुमने क्या किया, एक एज हटा दी। एक एज पे 2 कॉर्नर आते हैं, करेक्ट? यस
एक एज हटा दी तो 2 कॉर्नर गायब हो गए, 6 कॉर्नर बचे। फेस सेंटर तो एज पे आता नहीं है, उसमें कुछ नहीं। एक एज सेंटर आएगा तो 11 एज सेंटर पे सिल्वर बचा, और बॉडी सेंटर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो फिर से Yes, sir. 1/8 इंटू हाफ इंटू 1/4 इंटू 1, तो ये टोटल हो गया 6/8 यानी 3/4। ये टोटल हो गया 3, जिसको हम लिख सकते हैं 12/4। ये टोटल हो गया 15/4। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो CU AG4 AU5। चेक करो, क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए थर्ड पार्ट करें अब। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट में क्या हटा दिया है? Body diagonal Body से diagonal atoms पे log निकाल atom। दिए। बॉडी डायगोनल हटा दिया। तो बॉडी डायगोनल हटा तो क्या क्या हट गए, 2 कॉर्नर गए, Yes, sir. और 1 body center निकल गया। इस सेंटर पे तो कुछ हुआ नहीं, एज सेंटर पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन Body center. चला गया। तो ये हुआ 6/8, ये हुआ 3, ये टोटल हुआ 3, करेक्ट? तो 4/3 से मल्टीप्लाई करो, CU AU4 AG4। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और लास्ट में क्या किया, फेस डायगोनल हटाया, तो 2 कॉर्नर गए, Yes. एक फेस सेंटर गया, एज सेंटर को कुछ नहीं हुआ, बॉडी सेंटर को कुछ नहीं हुआ। तो 6/8 या 3/4, ये 5/2, और ये टोटल हो गया 4। ठीक है, तो क्या आ गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो, CU3 AG10 AU16। Yes, sir. यही आया। नोट, Yes, sir. Yes, sir. हो गया. तो ये भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी समझ में आ गए। Yes, sir. तो अगली चीज हम लोग क्लोजेस्ट पैकिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो लैटिसेस का Z इफेक्टिव एटसेट्रा कैलकुलेट करना आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आ गया, करेक्ट? Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर, बाय मुझे एवरीवन। डाउट था एक। हाँ बोलो। सर अमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक कैसे होते हैं? क्या अमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक कैसे होते हैं? बस वाले की कोई भी प्रॉपर्टी उसमें एटम्स के बीच के एवरेज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके। और एवरेज डिस्टेंस तो एक क्रिस्टल में हर डायरेक्शन से सेम ही रहेगा। अच्छा, हाँ, यस। ठीक है, हाँ। इसलिए अमोर्फस वाले आइसोट्रोपिक है।
क्लियर? Yes. Yes, sir. और कोई डाउट किसी को? सो सिली डाउट है सो, बट आपने आज किसी ने पूछा था तो आपने एक एग्जांपल दिया था वाटर और ग्लास का। सो लाइक 10 ग्लास ले तो वाटर का डेंसिटी सब में सेम होगा, सो सेम होगा ना? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है यार, अमाउंट से थोड़ी चेंज करता है। तो सर नहीं तो समझा सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट द नंबर। नहीं सर, क्लियर है डाउट। वो डाउट कह रहा था कि आप यूनिट सेल के नंबर भी मल्टीप्लाई करो, तो मैं उसको समझा रहा था अमाउंट बढ़ाने से डेंसिटी थोड़ी बदलेगी। हाँ यस सर, गॉट इट सर। सो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ चलो, we'll stop here then. Okay, bye everybody.